धन्यवाद साथी मुख्तार सिंह भूला जिन्होंने अपना एक विचार थोड़े संचारित करने का यत्न किया है। मुझे लगता है कि आपने से सभी लोगों ने साथी मुख्तार सिंह भूला के जो बातचीत है उसको काफी गहराई से समझने का यत्न किया होगा। अब आपकी बारी है। 3 स्पीकर बोले हैं। एक इनॉग्रल स्पीच थी डॉक्टर सुचा सिंह गिल की, वो हमारे मुख्य मेहमान थे आज के। साथी हमीर सिंह बोले हैं और साथी मुख्तार सिंह बोले। अभी मैं निवेदन करूंगा एक गीत के लिए और गीत के दौरान आपका कोई भी सवाल, आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी शंका आप 2 लाइनों में कम से कम अक्षरों में लिख करके साथी साहब संघ के पास भेज दीजिए। एक गीत के बाद आपके सवाल पढ़े जाएंगे, वो इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, जिस भी भाषा में आप लिखना चाहते हैं। गीत के चलते वो आप सवाल यहाँ तक पहुँचा दीजिए, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। मैं साथी सोमनाथ वर्कर सॉलिडेरिटी फ्रॉम दिल्ली जिन्हें पुरुषोत्तम बल्ली पंजाबी टून तो पहुंचे ने, धर्मपाल सिंह जी अजीत तो पहुंचे ने, नवदीप सिंह सच कहूं तो जगदीप सिंह रोजाना स्पोक्समैन तो वो भी जो कोई प्रेस वाले मित्र आए ने, प्रेस साडी जिंद जान है, उन्होंने सारे धन्यवादियां। साथी सोमनाथ उस तो बाद थोड़े सवाल पहुंच जाने चाहिए ने। गुरजिंदर गेड़ा दे दो जे कोई सवाल देना चाहता है। प्यारे साथियों, तुसी जेडे सवाल भेजे ने वो मैं पढ़ के सुना रहा। सारे स्पीकर सॉरी साथी हमीर और साथी भूला आपने अपनी काफी पॉइंट्स नोट कर लेंगे। मैं हिंदी जी बोल रहा। हरी क्रांति के बिना करोड़ों लोगों के लिए अनाज कैसे पैदा किया जा सकता था? क्या आज भी इसका कोई बदल है? हरी क्रांति के बिना अनाज कैसे पैदा किया जा सकता था? क्या आज भी इसका कोई बदल है? मुख्तार सिंह भूला जी नोट करो। When we think to fight against imperialism and argue for subsidy and MSP in this agriculture, does not it lead to a class collaborationist? Does not it lead to a class collaborationist across under vision? Identity led by big farmers, overlooking specific condition of small marginal middle peasant interests. साथी हमीर सिंह दी विस्तार सहित रखी गई गल नूं मैं लोक पक्षी नजरिए तो शलाघाजोग समझदा हां, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के फैसले का हवाला देने तो प्रभाव यह पैंदा है कि जुडिशरी आजाद है, पर यह जुडिशरी सी जदों सोनी शोरी उत्ते पुलिस वालों किए गए जबर संबंधी सुप्रीम कोर्ट में रखे तथ्यों ना सिर्फ गोलिया किया। जुडिशरी के रोल बारे सवाल है जी, ये तुसीं कदी बेंच समझने की कोशिश करियो। डॉक्टर जिंदर का सवाल है जी, पुरातन समा वो केड़ा सी जदों खेती मुनाफे का काम सी? सारे भारत के संबंधित या संसार के संबंधित। Some more facts to understand agriculture crisis in Punjab, जे तुसीं दे सको। 1950 कीते सुधारां दा क्यों नहीं फायदा होया? Who are these farmers committing suicide? Are they entrepreneurs or agricultural laborers? What is the proportion? कि वो जेडे आत्महत्यावां कर रहे किसान ने वो मुख्य उद्यमी ने या वो पेंडू मजदूर ने? Whether they are entrepreneurs or agricultural laborers, what is the proportion? अगला सवाल है जी, why viable is agriculture these days? ना how viable is agriculture these days? What is the way to make people return to agriculture? किमें फायदा हो सकता है?
MS Swaminathan recommended GMOs like BT cotton for agriculture development of our country. What is your opinion? किसानी खुदकशियां पीड़ित परिवारों को मिलने वाली सहायता क्यों वापस करन किते इस रुझान को उत्साहित करने का जरिया तो नहीं बनेगा। हाँ, मिलने वाली सहायता की मांग करना च वाधा करना किते इस रुझान को उत्साहित करने का नजरिया तो नहीं बनेगा, जरिया तो नहीं बनेगा। क्या आत्महत्याओं के लिए मुआवजे की मांग करना इस ट्रेंड को में वृद्धि का बहाना तो नहीं बनेगा? कि क्या मुख्यमंत्री बादल की ओर से खुदकशी पीड़ित परिवारों को खुदकशी करने के दिन ही 3 लाख का मुआवजा देने का ऐलान स्वागत योग्य है या नहीं? क्या खुदकशियां रोकने के लिए जीवित रहते जिंदगी की सुविधाओं की मांग करना ज्यादा जायज है कि नहीं? एक सवाल है जी, बुलारिया वालों जो खासकर हमीर सिंह वालों पूरे खेती सैक्टर खासकर पिंडां नूं बचाउण दी गल कही गई है कि खेती सैक्टर विच किसी वर्ग नूं फायदा होया है या सारे ही बर्बाद होए? कि खेती विच जमाती एंगल होना चाहिए है? किसान लहर दीयां बुनियादी जमातां किहड़ियां हन अते लहर दा प्रोग्राम की हो? साहब सिंह बटवर होना दा सवाल है जी, किसानी मसले नूं केंद्र विच लियाउण लई हमीर सिंह ने पंचायती प्रबंध विच इनकलाबियों नूं दखलअंदाजी करनी चाहिए, इस बारे थोड़ी व्याख्या हो कर। किसान इश्यूज को पीएमसी के इश्यूज को सेंटर में लाने के लिए हमीर सिंह ने जो सुझाव दिया कि पंचायती प्रबंध में जो बेसिक विलेज कमेटीज हैं, ग्राम सभाएं हैं, उनमें क्रांतिकारी को दखल देना चाहिए। इस बात में थोड़ी और व्याख्या की जरूरत है। Over 3 lakh farmers in India and over 900 in Karnataka in 2015 alone have committed suicide. But how many people, representatives and government officials have committed suicide? Is there any statistics? Very funny question. How do you see the prospects for organic farming in the times of growing dissatisfaction towards fertilizers, chemicals, pesticides, and other effects on environment and on human health? No question over there. No question, please. Time over, sir. करप्शन ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ क्यों नहीं इकट्ठी कर सकते? तो सवाल ही किया था। 1991 से पहले भारतीय कृषि को शासक वर्ग द्वारा समर्थन मूल्य प्रणाली या कृषि क्षेत्र पर सब्सिडी के रूप में जो मदद मिलती थी, क्या वह भारतीय शासक वर्ग की भला मानसाहिब की वजह से थी? मुख्तार सिंह जी दस्यो। 1991 तो पहला भारतीय खेती ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ MSP ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭਲੇਮਾਨਸੀ ਸੀ? ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਰੱਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਲੰਬਾ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ? अमृता इनकलाबी मजदूर केंद्र वालों पूंजीवाद ने किसानों के बीच सेंस ऑफ कम्युनिटी को तोड़ा है। जब धनी किसानों और शेष किसानों के बीच हितों की टकराहट लगातार बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती जाएगी, फिर सेंस ऑफ कम्युनिटी को कैसे पुनर्जीवित किया जा सके, कैसे किया जा सकता है? जो कहना घर कच्चे सी लोग सच्चे सी, हम कहना घर पक्के है तो लोग समझ सकते। पूंजीवाद ने घर तोड़ते, यूनिट तोड़ते। Please explain the cooperative model adopted by Dalit peasants in Punjab. Professor H.C. Laksana
फ्रॉम कर्नाटका। कोऑपरेटिव का की है और जड़ा जीवन प्राप्ति संघर्ष कमेटी वाले साथियों। कृषि में मौजूदा संकट के लिए हम मुख्यतः किसे जिम्मेदार मानेंगे? कृषि में पूंजीवाद की घुसपैठ या साम्राज्यवाद की वित्तीय पूंजी की घुसपैठ को, ये जो एक्सप्लेन करो जी कि पूंजीवाद है कि या साम्राज्यवाद का वित्तीय पूंजी है? क्या छोटे किसान की बर्बादी पूंजीवाद की एक अनिवार्य गति है? गति नहीं है, ये लाजमी सिट्टा नहीं है। छोटी किसानी को बचाने की लड़ाई क्या पूंजीवाद में संभव है, या फिर छोटे किसानों को तात्कालिक राहत की बात मुख्य बनती है और छोटे किसानों का साथी मजदूर वर्ग से जुड़ गया? किसानों का माध्यम मजदूर वर्ग से जुड़ गया, किसानों का भविष्य मजदूर वर्ग से जुड़ गया। अगेन लास्ट 2-3 ने the Agriculture Produce Price Fixation of Revision Act is passed with it, will it not bring income certainty, pay commission, the public servant and people representative? द्वारा सवाल देखो किधर मैंने समझा। ये है जी इनकम एक्ट बारे। चलो देखो तो आ गया बस इनकम एक्ट। ओके। ये है जी WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक एवं मल्टीनेशनल कंपनी से कैसे छुटकारा पाया जाए? चंगी गल है। काला धन विदेशों में जो जुड़ा है वो वापस कैसे लाया जाए? धर्मपाल सिंह त्यागी, आजादी बचाओ आंदोलन ने लाहा। श्री वीर सिंह का सुझाव दरख्ता की जोन की लड़ाई छोटे मुद्दे से शुरू हो गई, पर की खेती संकट का मुकम्मल हल कर देवे? जे नहीं तो बदलवे मॉडल की लड़ाई के नक्श किहो जे होण? संक्षेप च साथी वीर सिंह जी जरूर दसो। इस दे उल्ट पूला जी लिए सवाल है कि की मौजूदा सिस्टम में खेती संकट का हल संभव है? जे नहीं तो मौजूदा सिस्टम में खेती संकट हल करने की लड़ाई का महांद्रा की हो, लड़ाई का महांद्रा की होवे मुकम्मल तौर पे जरिए संकट का हल किस मॉडल में संभव है? ये प्रश्न है कि खेती संकट का हल क्या है, उसका कोई मॉडल है? ये ठीक है कि लड़ाई छोटी मांगों से छोटे मुद्दों को लेकर के शुरू की जाए, पर इसका अल्टरनेट क्या होगा? ये बात स्पीकर स्पष्ट करने की कोशिश करें। एक कहिए साडे बहुत ही प्यारे मित्र का सवाल कि वधी हुई आबादी का कोई हल है? ये संकट का कारण तो नहीं बनती कि खेती के खर्चे मुताबिक वध फसल का मुल मंगना ठीक है कि महंगाई घटाने तो जोर भाव खेती के लागत खर्चे घट हो? ये थोड़े सवाल से जी हाँ ई खाना तैयार? हाँ जी खाना तैयार है। ओके तुसी आ सोच लेंगे उदों तक खाना खा के आके जवाब दे दो। ओके सब तो सियाना बंदा अपने दी केड़ा चन्ना ताड़ियां मार। मैं बेनती कर रहा स्पीकर जी कि तुसी सवाल सुन लेने चिट्टा भी मेरे को नहीं दोबारा पढ़ सकते हैं। सवाल थोड़े ध्यान से आया पर तुसी शायद नोट नहीं किया, सवाल इंपॉर्टेंट है। The whole country is concerned about farmer suicide. Who are these farmers? Are they entrepreneurs or laborers? What is the proportion? अगला सवाल है what is the precision farming? Is it attempted anywhere in the India or world? Is it just theory? The claim that it is suitable for small and marginal farmers, does this hold water? Precision, PRECISION, precision farming. मैं लगता है डॉक्टर सुजा सिंह गिल जी डॉक्टर सुखपाल बैठे हैं, हाँ उन्होंने डिस्कस करेंगे अपन। एक बात सवाल है कि हिंदुस्तान में मजदूर या किसान क्रांति लाने के काबिल है कि नहीं? की मजदूर ते किसान
देश में क्रांति के लिए योग्य हैं या नहीं, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। सो इन्होंने सवालों के जवाब देने के साथ ही मैं थानू दस रहा चन्ने थोड़ी जी आवाज धीमी कर ला बेटे वीरे। इस तो बाद माधुरी जागरूक दलित आदिवासी संगठन मध्य प्रदेश कामरेड माधुरी वो थानू संबोधित होंगे जिहड़े मध्य प्रदेश तो ने और खास तौर पर मध्य प्रदेश की खेती बारे उत्थों के खेती संकट बारे वो फोकस करेंगे अपनी गलबात में। उन्होंने समा 20 मिनट और 10 मिनट है जिहड़े इंटरैक्शन दे ने उन्होंने नाल सवाल जवाब देने। उस तो बाद कामरेड पार्था सरकार रीडर मजदूर पत्रकार बिहार के ये साथी ने वो थोड़े नाल अपने विचार साझे करेंगे 20 मिनट ले 10 मिनट इन्हां नाल आपां इंटरैक्शन करांगे गलबात करांगे। उस तो बाद दीपांजन क्रांतिकारी नौजवान सभा दिल्ली ये हिंदुस्तानी भारतीय खेती दे विच जो तब्दीलियां आईयां पिछले दौर के अंदर उहदे वडेरे कंटेक्स्ट के अंदर विशाल कैनवस के अंदर वो गलबात करेंगे साडे नाल हिंदुस्तानी भारतीय खेती के अंदर जो तब्दीलियां पिछले दौर के आईयां की पैदावारी रिश्ते बने की क्लासेस बनिया ये बारे कामरेड दीपांजन साडे नाल अपनी गलबात करेंगे और 10 मिनट इन्हां नाल आपां इंटरैक्शन करेंगे। उस तो बाद साथी नागराज अटवे इंडिया क्लाइमेट जस्टिस दिल्ली एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया क्लाइमेट जस्टिस दिल्ली वो अपनी गल रखेंगे और ज्यादातर वो एनवायरनमेंट से जलवायु से अपना ध्यान फोकस करेंगे क्योंकि इस मूवमेंट नाल जुड़े हुए ने पानी हवा साडी मिट्टी साडा आला दुआला ये तो गल फोकस करेंगे। कामरेड नागराज अटवे इन्हां तो बाद एक साडे साथी ने वेस्ट बंगाल तो अब्रहा चक्रवर्ती ना सॉरी कामरेड बालाचंद्र हिंदी में बात करो हिंदी बात हमारे एक साथी हैं कामरेड बालाचंद्र ऑल इंडिया किसान मजदूर संगठन उनका एक्सीडेंट हो गया था इस वजह से वो हमारे बीच में नहीं पहुंच सके इच्छा थी उनकी और उनका पेपर आया हुआ है उस पेपर का 7 तत्व संक्षेप में साथी अहमद KNS से वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद हमारे साथी हैं उत्तराखंड से कामरेड अमित इनकलाबी मजदूर केंद्र कामरेड अमित वो अपनी बातचीत आपके साथ रखेंगे। ये टोटल शेड्यूल रात 7:30 तक का है और हम क्योंकि लेट हैं ये 8 साढ़े 8 बज सकते हैं और 8:30 के करीब हम आधे घंटे का कल्चरल प्रोग्राम इसी तरह का आपके सामने पेश करेंगे। तो ये सारा आज का शेड्यूल है जो मैंने आपसे साझा किया है। प्यारे साथियों ये सारा शेड्यूल मैं थोड़ा इस करके दसिया क्योंकि पहले एक घर रह गई सी कुछ लोगों ने समझा कि रोटी खा के घर में जाना थानू असीं 2 दिन का सदा दिता 2 दिन के आपां मेजबान भी हैं ते मेहमान भी हैं। पंजाबी मेजबान ने और जेडे बाहरों आए ने मेहमान असीं 2 दिन आपस घुलना मिलना है। 2 दिनों में हमने एक दूसरे को जानना है एक दूसरे के विचारों को समझना है और बड़े कंटेक्स्ट में भारतीय कंटेक्स्ट में खेती के संकट को समझने की कोशिश करनी और रात का समय हम आपस में ग्रुप बना करके सभी स्टेट्स के लोग एक दूसरे के साथ आपस में अपने तजर्बे और अपनी बातचीत साझी करेंगे। एक दूसरे को जानने का प्रक्रिया रात को घंटा 2 घंटे हमारी चलेगी। लीर और साथी मुख्तियार उन्होंने जवाब का देन
पर मैं 10 मिनट का समा डॉक्टर सुखपाल ਨੂੰ भी दे रहा कि वो कुछ गलबात देना ਉੱਥੇ सवालों बारे इधर भी आ जाओ सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ और ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ मार के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डॉक्टर सुखपाल हमारे पंजाब खेती-बाड़ी यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं और सीनियर अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने भारतीय पूंजीवादी खेती सिस्टम और खासतौर पर पंजाब का उस खेती सिस्टम का गहरा अध्ययन किया है और उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं और काफी बड़ी रिसर्च भी की है। वो आपको संबोधित होंगे डॉक्टर सुखपाल। पंजाबी बोलो पंजाब ये पंजाब तुसी पंजाबी बोलो डोंट बोलो एक मिनट डॉक्टर सुखपाल जिस भी भाषा में बोलना चाहते हैं बोले ध्यान से। कलरफुल हिंदी चलेगा, कलरफुल पंजाबी और हिंदी ओके डॉक्टर सुखपाल। आज वर्कशॉप ऑन सभी डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। कुछ क्वेश्चन थे इस जो वर्कशॉप के लिए उसमें उसके संबंध में डॉक्टर सुखपाल सिंह दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि कुछ जो फार्मास्यूटिकल के या दूसरे इशू में उस पर कुछ बात हो जाए, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। एक तो ये था कि फार्मर का सुसाइड कितना हो रहा है, क्या फार्मर में ही हो रहा है और क्या खेत मजदूर या दूसरे मजदूर में हो रहा है, या जो पॉपुलेशन का दूसरा सेक्शन है वो भी सुसाइड कर रहा है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता था कि जो सुसाइड का जो सिलसिला है ये बहुत जो हिस्ट्री में हमें मिलता है, बहुत पुराना ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से सुसाइड हो रहा है आज के पंजाब में और दूसरे स्टेटों में, वो एक ट्रेंड के तौर पे हो रहा है, एक प्रकार के तौर पे हो रहा है, एक जो मासेज का सुसाइड हो रहा है। ये ज्यादा जो मिड 90s में और अर्ली 90s में जो हुआ, इसका ज्यादा पेस जो फास्ट हुआ है, वो जो न्यू जो डेवलपमेंट पॉलिसी जो है ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी उसके बाद ज्यादा है। लेकिन जो किसानों का सुसाइड और खेत मजदूरों का सुसाइड हो रहा है, इसका नंबर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन। जैसे हम देखते हैं कि 1 लाख के पीछे पूरे इंडिया में सभी पॉपुलेशन में 10 सुसाइड हो रहा है, 10 सुसाइड। दैट इज द रिकॉर्ड ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। सो 1 लाख के पीछे 10 लोग सुसाइड कर रहे हैं सभी पॉपुलेशन का। लेकिन जब हम फार्मर की, इसमें फार्मर भी शामिल है सभी में, 1,10,000 आदमी, तो जब हम फार्मर का देखते हैं तो 17 फार्मर 17 जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन ये डेटा भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। जब हम स्टेट वाइज रिपोर्टें देखते हैं, जैसे हमारे PAU पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाब की 3 यूनिवर्सिटी सरकारी है, उसका जो डेटा हमारे सामने है पहले से, वो बहुत ज्यादा है। वो 1 लाख के पीछे 17 नहीं, लेकिन 45 है, 45 है, बहुत ज्यादा है। इसी हिसाब से बाकी जो राज्यों में उसका भी यही है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बहुत अंडर एस्टिमेट करती है। उसमें बहुत सारा लकूना जो पहले भी बताया गया कि कैसा कैसा, जैसे बीमेंट को हमीर सिंह ने बताया कि वो फार्म नहीं मानते। इसी तरह से टेनेंट को, जिसके पास अपनी जो भूमि नहीं है, जिसके पास अपनी लैंड नहीं है, वो टेनेंट है, वो खेती कर रहा है, उसको भी वो फार्मर नहीं मानते। फार्मर एंड अदर वर्कर जो बोलते हैं। सो इसी हिसाब से कुछ नोट भी नहीं होता, क्योंकि सुसाइड करना क्राइम है, सुसाइड की अटेम्प्ट करना भी क्राइम है। सो इसी की वजह से बहुत सारे रिकॉर्ड है जो हमारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज नहीं होता। तो पूरी जो सुसाइड का फिनोमेना फार्मर में 1.5 जो टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन। अगर हम
अकेले फार्मर को निकाल लेते हैं तो ये डबल हो जाता है दूसरी पॉपुलेशन से, क्योंकि जनरल पॉपुलेशन जो मैं 10 की बात करता हूँ उसमें फार्मर भी शामिल है। अगर फार्मर को रख देखें, बाकी पॉपुलेशन को रख देखें, तो इसका जो रेट है 10 है, तो फार्मर का उससे 10 से कम है, 8-9 है, और फार्मर का 17 है। मीन double the numbers of the farmers who are committing suicide. The same case is happening with the agricultural laborers. So agricultural labor का भी पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब में 7,000 लोगों ने जो रूरल एरिया में सुसाइड किया, उसमें 4,000 फार्मर है और 3,000 लेबरर है। जब हम प्रोपोर्शनली देखते हैं कि कितने लोग फार्मर से कितने लोगों ने किया, कितने परसेंट ने किया, और लेबर से कितने परसेंट ने किया, तो दोनों की पॉपुलेशन, दोनों की प्रोपोर्शन जो बराबर है। फार्मर का और लेबर का जो सुसाइड का फिनोमेना दोनों का बराबर ही है, क्योंकि फार्मर की पॉपुलेशन ज्यादा है लेबर से, उतना ही उसका नंबर भी ज्यादा है। तो एग्रेरियन सेक्टर जिसका ये हिसाब किताब है कि एग्रेरियन सेक्टर में दोनों जो सेक्शन है, खेत मजदूर और फार्मर, दोनों ही ग्रेव प्लेसेस में दोनों का सुसाइड का नंबर भी लगभग बराबर है। जब हम वीमेन सुसाइड की बात करते हैं पंजाब में, तो 1 लाख के पीछे फार्मर वीमेन जो करेंगे उसका परसेंटेज 6% है, 6% वीमेन सुसाइड। बट इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लेबर दिस परसेंटेज 14%, 14% है। So 6% in the farmers and 14% in the agricultural laborers have been committing suicide in the rural areas of Punjab. So this was the one question from the delegates. Other question was related with the precision farming, which I was reading. Sure. So that precision farming is, I think that was the question that क्या precision farming जो मेरे थोड़ा तो ऐसा था कि क्या प्रेसिडेंट फॉर्म क्या है, क्या कहीं हो प्रेसिडेंट फॉर्म क्या है, कोई इंडिया में कहीं अटेम्प्ट हुआ है इसका या वर्ल्ड में, या ये थ्योरी है, क्या ये स्मॉल फार्मर को सुसाइड जो है सूटेबल है या नहीं है, ऐसा। तो प्रेसिडेंट फॉर्म होती क्या है? पहले तो प्रेसिडेंट फॉर्म होती है कि स्ट्रिक्टली जो साइंटिस्ट बोलता है एग्रीकल्चर का उसके अकॉर्डिंगली खेती करना। इसके भी आगे थोड़ा सा यह कि साइंटिस्ट पर्टिकुलरली एक पॉइंट को पूरा साइंटिस्ट जैसे खेती करता है, ऐसे हिसाब से अगर खेती हो तो उसको हम प्रेसिडेंट फार्म बोलते हैं। जैसे इसकी वजह से कहना क्या चाहते हैं कि प्रेसिडेंट फार्मिंग है जो फार्मर है जो वो खेती की जो प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आ रही है जो प्रैक्टिस उसको फॉलो नहीं करते। जरा ये अडॉप्शन गैप्स कि फार्मर है जो वो अडॉप्ट नहीं करता, फार्मर जब खेती करता है सम अडॉप्शन गैप रह जाते हैं, पूरा फॉलो नहीं करता। प्रेसिजन फार्म में हम बोलते हैं कि हर एक ऑपरेशन जैसे बहुत मिन्यूटली किया जाए। कैसा है, सपोज 1 एकड़ हमारे पास लैंड है, उसके हमने कोई कीड़ा आ गया, उस पर कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को का स्प्रे करना है, तो पर्टिकुलरली उसी इलाके में जहाँ वो है, उसी बूटे में पर्टिकुलरली उस पौधे के एक पत्ते में जहाँ वो बैठा है, जहीं हमने दवाई छिड़कना है, जहीं हमें स्प्रे करना है। तो प्रेसिजन ऐसा होता है कि सपोज एक पौधे को हमें जरूरत है वाटर की, तो एक पौधे की वाटर दिया जाए, एक पौधे को हमें फर्टिलाइजर की जरूरत है, जब एक यूनिट को छोटे को सभी को नहीं कि पूरे खेत में स्प्रे कर देना है, पूरे खेत को वाटर दे देना है। प्रेसिजन में क्या है कि ईच एंड एवरी प्लांट है जो उसको सर्वेलेंस में होना चाहिए, उसको जो जरूरत है उसको हमें देना है। इस हिसाब किताब से प्रेसिजन फार्मिंग चलती है। तो इसका प्रैक्टिकल जैसे मैंने बताया ऐसा प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता, जैसे ऐसा लगता है, क्योंकि हम साइंटिस्ट भी करते हैं जब, तो इतना हम मिन्यूटली नहीं कर सकते, होता ही नहीं। तो जब हम ये देखते हैं कि पंजाब का जो स्मॉल फार्मर खेती का है, ऑलमोस्ट वो प्रेसिजन फार्मिंग ही होती है जितनी प्रैक्टिकल हो सकती है। बहुत ज्यादा तो हो नहीं सकती कि ईच एंड एवरी प्लांट को हम जो देखें और उसको ट्रीट करें। जितना हो सकता है पंजाब का स्मॉल फार्मर है जो वो उस
अप टू सम एक्सटेंट वो प्रिसीजन फार्मिंग की वापसी करते हैं। जैसे अमेरिका में बोला जाता है कि काफी ज्यादा प्रिसीजन फार्मिंग है, लेकिन उनके पास बहुत सारे इस तरह का जो मशीनरी मैकेनिज्म है वो है कि वो कुछ ज्यादा जो साइंटिस्ट है उसकी जो एडवाइस है उसके हिसाब से वो कर लेते हैं। जैसे हमारे जो है कि जितना हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं पूरा क्रॉप पे, उसका 1% है जो टारगेट पे जाता है, बाकी 99% एनवायरमेंट में बाकी सब जो यूज नहीं होता, 1% यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमको जो टारगेट है उस पे पेस्टिसाइड जहां चाहिए, जहां इंसेक्टिसाइड चाहिए, जहां इंसेक्ट बैठा है उसको मारना है। उसको मारने के लिए पूरे खेत को हम स्प्रे कर देते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि 99% जो पेस्टिसाइड है उसको सेव किया जा सके। हम उस टेक्नोलॉजी को ना तो डेवलप करते हैं, ना उस पर कोई भी रिसर्च हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है कि कैसे जो प्रिसीजन फार्मिंग कैसे किए जाए, कैसे 1% की यूज करने से हम जो पूरा कीड़ा खत्म कर दें। क्योंकि पेस्टिसाइड जो कंपनी है उसको पेस्टिसाइड बेचने में ज्यादा मुनाफा है बजाय इसको सेव करने से। तो सेव करने के लिए ऐसा कोई मेथड नहीं निकाला जाता कि टारगेट ग्रुप पे हम लगा दें, कैसे कोई हमारे पास मेथड नहीं है। इसीलिए प्रिसीजन फार्मिंग में तो यही है कि हम टारगेट ग्रुप पे चलें, और उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जो हम नेचुरल सोर्स को जो पेस्टिसाइड की बात से, जो इंसेक्टिसाइड की बात से, ऐसे हमें फर्टिलाइजर कितना हमारे वेस्ट हो जाता है, एनवायरमेंट में चला जाता है, एनवायरमेंट खराब होता है, बहुत ज्यादा बीमारी लगती है, फार्मर का खर्चा भी ज्यादा होता है। लेकिन जो कंपनी जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, बीडीसाइड, हर्बिसाइड सब बनाती है, उसको ज्यादा पेस्टिसाइड की यूज में ही फायदा होता है। इसीलिए वो उसके जो मेथड है, तौर तरीका उसका यूज करके उस पर उससे ज्यादा रिसर्च नहीं हो रही, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसलिए प्रिसीजन फार्मिंग ज्यादा नहीं होती। इसलिए कहीं भी वर्ल्ड में जो एक्चुअल प्रिसीजन फार्मिंग का कंसेप्ट है वो यूज नहीं होता। और पंजाब में तो हम कह सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट हमारा यूजिंग अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द साइंटिस्ट्स ज्यादा होता। ये दो जो क्वेश्चन थे जो मेरे हिसाब से थे, लेकिन एक तो और क्वेश्चन नहीं मेरे पास। तो हम जैसे देखते हैं कि पंजाब का फार्मर, मैं पंजाब के फार्मर के बारे में कुछ रिसर्च पे देखा कि कितना इंडेक्टफुलनेस है, कितना कर्जा है, कितने लोग रिसर्च करेंगे, मैंने बहुत डिटेल में करी थी, कितने लोग फार्म को छोड़ रहे हैं, स्मॉल फार्म में 2 लाख से भी ज्यादा लोग फार्म को क्विट कर दिया। और जो पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है उसका क्या फायदा है? जैसे नया एक स्कीम के लिए प्राइम मिनिस्टर जो फसल बीमा योजना, नेशनल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसका क्या है? इसमें क्या है कि हमारी सरकार आज पूरा बड़ा एक ऑलमोस्ट हर एक न्यूज़पेपर में लगा हुआ है कि हमें बहुत एक मार्केबल बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप हो गया कि बीमा हो गया पूरा क्रॉप का। हम भी मांग रहे हैं, इस हमारी बहुत लंबे समय से डिमांड है कि क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि क्रॉप फेलियर की वजह से ही सुसाइड हो रहे हैं। इंडिया के 7 स्टेटों में सुसाइड हो रहे हैं जहां कॉटन क्रॉप फेल होने की वजह से, एक्सेप्ट राजस्थान, बाकी जो स्टेट हैं सभी वो हैं जहां सुसाइड हो रहे हैं जो कॉटन क्रॉप जहां फेल हुआ, जहां कॉटन वाला एरिया है, कॉटन का एरिया। सो क्रॉप फेलियर इज वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड द सुसाइड फिनोमेनन। सो उसके तरफ से गवर्नमेंट ने लाया कि बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस। जो नई क्रॉप इंश्योरेंस है, पहले बार क्रॉप इंश्योरेंस पंजाब में शुरू किया तो ऐसा था कि टोटल लास्ट ईयर 50 फार्मर्स, 50 लोगों ने अडॉप्ट किया था बीमा योजना को लास्ट ईयर। तो टोटल फार्मर ने 1.2 लाख 1,20,000 पे किया फार्मर ने प्रीमियम के तौर पे, और कंपनी ने उसको वापस क्रॉप फेलियर की वजह से 67,000 वापस दिया। फार्मर ने पे किया 1,20,000 और उसको मिला कंपनी की तरफ से 67,000। हर फार्मर को एवरेज
1340 एवरेज पैसा मिला फार्मर को, एक फार्मर को। तो जो नई स्कीम है इसमें अगर आप 100 रुपए का इंश्योरेंस करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 10 रुपए कंपनी को। 10 में से अगर रबी है, जैसे गेहूं है, उसमें हम पे करेंगे 1.5 रुपया, खरीफ में हम पे करेंगे 2.5 रुपए 2.5, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हम पे करेंगे 5 रुपए। और मेहनत जो 10 में से है 8.5, 7.5 और 5, वो उसका हाफ पे करेगा स्टेट, हाफ पे करेगा सेंट्रल सरकार, दोनों 50%। इसकी वजह से क्या होने वाला है कि सरकार जो 50% जो पे करेगी वो कंपनी को पे करेगी। कंपनी का तो पूरा लोगों को ऐसा कि बड़ा अच्छा हो गया। इस स्कीम के अंडर पूरी एग्रीकल्चर है वो उसका इंश्योरेंस हो जाएगा, और पे गवर्नमेंट के ट्रेजर से, गवर्नमेंट के खजाना से पे करेगा कंपनी को, और कंपनी उसी हिसाब से लोगों को देगी। मतलब एक प्राइवेट कंपनी को सरकार अपने खजाने से पैसे देगी, वो रीपे करेगी फार्मर को। जैसे जिस रेशो में मैंने पहले बताया कि 1,20,000 उसने पे किया और वापसी में 67,000 किया, बाकी का पैसा कंपनी को चला जाएगा। बहुत बड़ा जो भी पॉलिसी समझे बहुत अच्छी लग रही है कि बहुत अच्छा हो गया, उसमें भी प्राइवेट जो मुनाफा बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से होना क्या है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, जो स्टेट का जो अपना इंश्योरेंस सिस्टम है उसी को इंश्योर करना चाहिए, और फार्मर से कोई प्रीमियम नहीं लेना चाहिए। सारा स्टेट जो सेक्टर से आना चाहिए, वो पैसा फार्मर को जो देना चाहिए और कंपनसेशन देना चाहिए जब प्रॉफिट होता है। तो ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए। तो लगता ऐसा है कि जे स्कीम आ गई इसका बहुत फायदा होगा, लेकिन फायदा कंपनी को ज्यादा होता है, फार्मर को कम होता है। कहीं भी पैसे की वजह से कुछ फार्मर को भी मिल जाता है, लेकिन पूरा मुनाफा 50% ही मिलता है, बाकी 50 जो कंपनी ले जाती है। इसी तरह नरेगा का भी सिस्टम है, हमीर सिंह ने पहले ही बोला, तो उसी में ज्यादा जो फायदा है वो एग्रीकल्चर को नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। इसमें अलग बात हो सकती है। तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आ रही है उसका ज्यादा फायदा प्राइवेट वाले को हो रहा है, कम जो फायदा है फार्मर को हो रहा है। कहीं फायदा तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। अगर स्टेट सेक्टर कुछ करे तो ज्यादा फायदा हो सकता है। तो these were the issues which were, मैंने क्योंकि इस इशू पे कोई बात नहीं हुई थी इसलिए मैंने इंश्योरेंस पे थोड़ी बात करी। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुखपाल होना जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे सवाल है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ स्पष्ट करने की कोशिश की है। मैं बेनती करता साथी हमीर को कुछ मिनटा संखेप कुछ मुख्य सवालों में संबोधित होंगे और उसके बाद साथी फार्मर और लेबर के रेशो की सुसाइड के मामले के बीच इंश्योरेंस स्कीम भी हले इंश्योरेंस स्कीम के असल च ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी जिथे कुछ नहीं पाया शायद ਇਹਦਾ फाइनल फैसला आज प्राइम मिनिस्टर की कानूनी की मीटिंग ਜਿਹੜੀ सारे खेतीबाड़ी मंत्रियों ਨਾਲ गाइड हो रही है ऐसे खाना होनी है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ डिटेल डॉक्यूमेंट्स ਆਉਣਗੇ शायद ਉਹਦੇ ज्यादा बेहतर तरीके ਨਾਲ ਗੱਲ भी हो सकेगी उसके अजय केवल न्यूज़ जोड़ना ही होगा। सब तो पहले ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ मतलब पॉइंट ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ भी नहीं है। हरी क्रांति के बिना क्या कुछ और हो सकता था अनाज बाजार के मामले में, या कोई और विकल्प है या नहीं है, यही क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि दुनिया में कई तजर्बे हुए हैं, हरी क्रांति के एंगल से भी हुए हैं और जापान का एक तजर्बा सभी के सामने भी और लोग उसको एक्सपर्ट भी कोट करते हैं। एक किताब है छोटी सी, पंजाबी में भी हुई है, कख तो क्रांति, वन स्ट्रा रेवोल्यूशन, अंग्रेजी की किताब है। एक साइंटिस्ट ने अपने आप एक एग्रीकल्चर का मॉडल जापान च डेवलप किया सी और पूरी प्रोडक्टिविटी का भी और भी कई बातें हैं उसमें। और मुझे लगता है वो नॉर्मली सारे जर्नलिस्ट को जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि कल्टिवेटिव एग्रीकल्चर मॉडल की बात करता है कि किस एंगल से
टोटल नेचुरल एटीट्यूड के साथ, कैसे वो एक्सपर्ट था, साइंटिस्ट था, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट था, इसलिए उसने अपने एंगल से नौकरी छोड़ के पूरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर को, उस तरीके से देखें। और सेकंड बात यह है कि क्योंकि कारपोरेट सेटअप का प्रॉफिट सबसे नंबर 1 लॉजिक है कि इसके बिना कुछ नहीं सोचा जा सकता, इसलिए पिछले कितने ही सालों में और अल्टरनेटिव मॉडल पे कोई रिसर्च ही डेवलप नहीं जब होगी, जब पॉलिसी किसी रिसर्च को सपोर्ट नहीं करेगी तो अल्टरनेटिव मॉडल कैसे डेवलप करेंगे। बिना शक अल्टरनेटिव मॉडल की जरूरत है। केमिकलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जिस पिच पे पहुंच चुकी है उसके सामने क्वेश्चन मार्क अपने पंजाब में तो सबके सामने पता ही है कि जहरीला सारा कुछ हो गया, ये हो गया। पर जब आप यूनिवर्सिटीज में रिसर्च बंद कर दोगे और यूनिवर्सिटी को भी पॉलिसी में ये नहीं बताओगे कि इसका अल्टरनेटिव मॉडल भी दो, अब तक यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट रहा है वो मैंडेट ये रहा है कि आपने इस एंगल से रिसर्च करनी है, वो रिसर्च मार्केट को सपोर्ट करती है। जब आप इस एंगल से सर्च करोगे कि वो केवल मार्केट को सपोर्ट ना करे, वो लोगों की हेल्थ को सपोर्ट करे, लोगों की इकोनॉमी को सपोर्ट करे और लोगों की पूरी जो भविष्य की सुरक्षा है उसको इंप्रूव करे, तब वो है। और कई लोग ये ठीक है कि अब जिस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं उस स्टेज पे एकदम आप डीलिंग कर दोगे कि इसको छोड़ो, स्विच ऑफ करो, और स्विच ऑफ करके एग्रीकल्चर में कुछ भी स्विच ऑफ नहीं हो सकता। ये मशीन नहीं है कि बंद हो गया और चले जाए, एक लाइव ऑर्गेनिक थिंग। ऑर्गेनिक कोई भी चीज एक डेवलप होती है, एक एवोल्यूट होती है, उस तरीके से चल सकता है। पर ये बात जरूर है कि इस पे क्वेश्चन मार्क जो आज चल रहा है ट्रेंड है, जो क्वेश्चन मार्क है और इसका अल्टरनेटिव तलाशना पड़ेगा, इसके बिना कोई क्या है। एक जज के फैसले का क्वेश्चन है, वो एक टेक्निकली सवाल है कि क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। मैंने ना जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कहा ना ये कहा कि बिल्कुल का। मैं ये कहता हूं कि कुछ कानून ऐसे बन जाते हैं जो प्रो पीपल, जिनका लाभ लिया जा सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो काला चोर दे दे तो मैं मेरे पास एक हथियार आ गया कि मैं दूंगा। इलाहाबाद की हाईकोर्ट का फैसला है, वो कोई चोर भी आके कोई भी फैसला करते, मेरा क्वेश्चन केवल इतना है कि क्या वो फैसला पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। यदि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो उसके बाद क्यों नहीं होती, उसको इंप्लीमेंट करने की बात क्यों नहीं। और जो जैसे ब्लैक लॉ है उसका हम विरोध करते हैं ना, पर जो जस्ट लॉ है उसकी सपोर्ट में भी तो वैसे ही बात करनी चाहिए कि उसको इतना किस पे मतलब बात है उसको इससे। और एक बात यह है कि कौन सा समय था तो जब खेती मुनाफे बख्श थी। मुझे लगता है उसमें टेन्योर में ही बांधा जा सकता, पर पंजाब में एक इडियम बड़ी देर से चला है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखिल चाकरी भीख दोहार। ऐसे ही बन गया होगा जब खेती की एक टॉप पोजीशन थी और खेती का आदमी जो खेती करता था वो सोसाइटी का टॉप आदमी माना जाता था। ये नहीं कहा जा सकता खेती हमेशा ही ऐसी रही है, उसका कभी बात नहीं हुई, कभी ऊपर से इस टेन्योर कभी भी देखा कौन सा टेन्योर था, कैसे पैदा हुआ, वो एक अलग सवाल। इसकी 3 चरम रही है, उस एंगल से खेती महत्वपूर्ण रही है किसी भी बाकी चीज के मुकाबले। और अगला ये है कि 1950s के जो रिफॉर्म हुए थे उसका लाभ क्या है। जिन स्टेटों में 1950s के रिफॉर्म हुए उनमें लाभ मिला, कुछ मिला कम, किसी को ज्यादा मिला किसी को कम मिला, वो अलग सवाल है। इसीलिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म का जो क्वेश्चन है ये लगातार उठता है कि उसकी प्रबेबंदी हो, उसका सेटअप बने, कोई ना कोई सिस्टम बने। डायन रिफॉर्म की बात नहीं चलती है, सारी रिफॉर्म की बात चलती है। सवाल केवल ये है कि रिफॉर्म किस तरीके का हो। रिफॉर्म ये भी हो जाता है कि लेबर लॉ को बिल्कुल अबॉलिश कर दो, उसका नाम भी रिफॉर्म ही है, सुधार ही है। सुधार पे तो अल्टरनेटिव सुधार पे डिस्कस हो, चर्चा हो, अलाइनमेंट हो, एक कतारबंदी हो जाती है उसमें कि ये रिफॉर्म नहीं है, रिफॉर्म सुनने चाहिए। उसमें कुछ बातें अच्छी भी हुई हैं जो मरबंदी में सेटअप हो गए, झगड़े काम हुए, ये हुआ। और एक लेवल का लोगों के घरों में ग्रीन रेगुलेशन ने भी नुकसान भी किया बहुत बड़ा, पर थोड़ा बहुत जहां जहां जिन स्टेटों में ग्रीन रेगुलेशन थी फॉर द टाइम भी उनके कच्चे से पक्के मकान भी बना दिए और बातों का कुछ सुधार भी उनके उसमें गया है जिन स्टेटों में ये हुआ। एक बात तो ये है कि क्या कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में खेती वायबल हो सकती है। मेरा कहना यह
सिस्टम में जिंदा रहना ही वायबल नहीं है। कारण ये है कि ये लालच पे उसरा जो सिस्टम है, एनवायरमेंट पूरी तरह बर्बाद हो गया। सारे दुनिया के देश पेरिस में बैठते हैं कि अब तो आगे फ्यूचर गड़बड़ है, जिंदा रहा नहीं जा सकता। केवल मैन नहीं, पूरी बायो लाइफ क्राइसिस में है, उसके एग्जिस्टेंस का खतरा है, उसके अस्तित्व को खतरा है। तो केवल खेती कैसे रह सकती है? कि क्या फिर इस बना पे डरना छोड़ दिया जाए? क्या इसमें भी जिंदा रहने का एग्जिस्टेंस के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनको सोचकर उन पे पड़ाव तब्दील बाई कोई ना कोई एक डायरेक्शन देके उस पर स्टडी किया जाए और उस पर एक्शन किया जाए और उस पर स्ट्रगल किया जाए। और मुझे लगता है कि इसके भी रेजिस्टेंस मूवमेंट अपने आप में एक बात होती है, और अल्टरनेटिव ऑफ द सिस्टम वो एक बड़ी बात होती है। उसके आगे जाना तो अल्टरनेटिव केवल पूरा अल्टरनेटिव नहीं, हर रोज अल्टरनेटिव की जरूरत पड़ेगी, हर रोज लाइफस्टाइल में अल्टरनेटिव की जरूरत पड़ेगी। हम चाहे ना चाहे टोटल जो आबादी दुनिया की है वो लाइफस्टाइल के मामले में एक ही मॉडल फॉलो कर रही है। जीवन कैसे जीना है, जागते हुए और सोते हुए, तब तक केवल एक ही मॉडल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन भी कंट्रोल्ड हो गया। केवल एग्रीकल्चर कंट्रोल नहीं है, बाकी चीजें कंट्रोल नहीं है। जो बुद्धि का कंट्रोल है, ब्रेन का कंट्रोल है, आदत तक का कंट्रोल है, जो सबसे खतरनाक है, जिसमें हम ट्रैप में फंसे हैं, टीवी चैनल की बहस में फंसे हैं। 4 चीजों में हो जाता है, बस उतना ही काम रह गया। और मुझे लगता है कि नेचुरल डाइवर्सिटी के एंगल से जितनी नेचर डाइवर्स है, इस क्लाइमेटिक जोन का अलग टाइप का जीवन जांच रहा है। हर दुनिया में जहां जहां क्लाइमेटिक जोन थे, अपने अपने तरीके से लोगों ने रहना सीखा। पहाड़ी आदमी ने अपने तरीके से सीखा, रेगिस्तान के आदमी ने अपने तरीके से सीखा, जहां बड़े आदमी ने अपने तरीके से सीखा। वो बलडोज हो रहा है, उसको जिंदा खड़ा करने की जरूरत है। यही रेजिस्टेंस की एक बेटर मूवमेंट है एग्रीकल्चर में, मुझे लगता है वो सकती है उसी एंगल से। एक क्वेश्चन है डॉक्टर स्वामीनाथन का कि उसने जीएम क्रॉप्स को डिफेंड किया है। 1000 आदमी, एक आदमी 1000 बातें कर सकता है, कोई भी आदमी ना फूल प्रूफ हो सकता है, ना 100% सब कुछ सच्चाई वही कहेगा, उसके साथ आप सहमत हो। पर जितनी बातें हमें लगती है कि उस आदमी ने ये कहा, उसी आदमी ने ये भी कहा कि पंजाब को स्पेशल एग्रीकल्चर जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट उस एंगल से है। हिमाचल प्रदेश को स्पेशल एनवायरमेंटल जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि खासियत है, स्पेशलिटीज है जनरलाइजेशन के साथ। जब उनकी नीड बाकी देश पूरा करे, एग्रीकल्चर के एंगल से वो देश की नीड पूरी कर रहा है, वो एनवायरमेंट की नीड पूरी कर रहा है। उसकी नीड वहां फैक्ट्री ना लगाओ, बद्दी में जाकर एनवायरमेंट बर्बाद करो, फैक्ट्री दूसरी जगह लगाओ, पर दूसरा कंट्री मिलकर उसकी नीड पूरी करे। ये एक थोड़ा अल्टरनेटिव का एंगल है जो उसने भी अपनी रिपोर्ट में, जैसे मैं कहा कि 2000 पेज की रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत है। सारी चीजों में उसमें डिटेल चीजें हैं, डिफरेंट टाइप हुई। और इस एंगल से ये हम वो 50% मुनाफे वाली बात करते हैं, वो कुछ अच्छी बातें भी है और कुछ नहीं भी होंगी, उनको छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है कि सारी बातें नहीं करनी। और एक बात यह है कि खुदकुशी पीड़ित परिवार जो है उनको कंपनसेशन देके, कहीं हम बढ़ावा तो नहीं दे रहे, लोग आप तो नहीं करने लग जाएंगे। मेरा विश्वास ये है कि आदमी की फितरत है कि वो जिंदा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता, कम से कम पैसे के लिए तो नहीं। इसीलिए हर अस्पताल में हाथ पैर कटे हुए बुजुर्ग इतनी नाड़ियां लगवा रहे हैं, लास्ट मोमेंट तक जिंदा रहना चाहते हैं। और ये बेसिक नेचर आदमी की कि वो जिंदा रहे। इसके विपरीत जाके केवल पैसे पे तोड़ के जो कहता है ज्यादा दे दिए मरने लग जाएंगे, ये उसकी कमजोर और मजबूरी है, मरना उसकी चाहत नहीं है। इस वजह से जब उसकी फैमिली को मॉरली सपोर्ट मिलेगी, केवल ये सपोर्ट नहीं बचाएगी उसको। ये बात ठीक हो सकती है उन दोस्तों की जो कहते हैं शायद ये ट्रेंड, यदि और सीधे साथ साथ ठीक किए जाएंगे तो केवल कंपनसेशन नहीं बचाएगा। कंपनसेशन केवल एक आर्जी फिनोमेना है कि खाली टाइम में कुछ ना कुछ उसको दे दिया, उसकी फैमिली को दे दिया। ये एक पूरा पैकेज प्रोग्राम की बात है कि पैकेज के रूप में उनको कैसे फार्मर को बचाना है। एक रूप उसका ये है कि इमीडिएट तो उसकी बात खड़े कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो किया जाए। इसलिए इसको बढ़ाने की बात है। कंपनसेशन
कोई डिग्निटी वाली लाइफ जीने की बात है। और फार्मर के तो मतलब ये है कि जितनी सुसाइड होती है, कभी चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मंत्री संतरी किसी के भी तरफ से कोई शोक मत आता है। मरना एक्सीडेंट में भी माड़ी का बात है, बुरी बात है, पर एक्सीडेंट वाले पे भी आ जाता है कि ये गलत हुआ एक्सीडेंट, इमीडिएट इतने पैसे दे रहे हैं, एक्सीडेंट पीड़ित को भी इतने पैसे अनाउंस किए जाते हैं। तो क्या एक्सीडेंट में मरना आदमी चाहता है कि फिर मर जाऊं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही करते हैं। और एक बात यह है कि पंचायती प्रबंध का बात कि उसमें पार्टिसिपेशन, इनकलाबी कोशिश को कैसे करनी चाहिए, कितना समय, मुझे लगता है कि ये वैसे ये एक डिटेल डिस्कशन का इशू है उस एंगल से। पर मुझे ये लगता है कि जो जितनी ये संस्थाएं हैं, यदि हम लोगों में से वहां प्रेजेंट कोई नहीं होगा तो कोई ना कोई तो होगा, फिर वही होंगे, फिर हम गालियां निकालेंगे कि वो तो इधर उधर है, जो भी मर्जी कर रहे हैं, गांव में जो भी हो रहा है वो अलग बात है। स्पेस खाली नहीं रहती है। डार्विन भी यही कहता है कि स्पेस नहीं खाली रहती, आप नहीं भरोगे तो कूड़ा करकट भर देंगे। हमें कूड़ा करकट भरा रखना है संस्थाओं में, जहां कोई ठीक स्पिरिटेड पीपल, स्पिरिटेड लोगों की जरूरत है, वो सोचने की बात है। उसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे भी एक डिटेल उस मामले में होना चाहिए और हो सकता है। इन्वायरमेंट की बात, ऑर्गेनाइजेशन, मुझे ये लगता है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी अल्टरनेटिव मॉडल, वो एग्रीकल्चर का हो, वो पॉलिटिक्स का हो, वो सोसाइटी को चेंज करने का हो, आज जो करो प्रो इन्वायरमेंट नहीं होता तो वो प्रो ह्यूमन भी नहीं हो सकता। प्रो नेचर और प्रो मैन आज की दुनिया की सच्चाई है। इसके बिना अल्टरनेटिव, क्योंकि कारपोरेट मॉडल एंटी नेचर एंटी मैन, उसी के अल्टरनेटिव के एंगल से जरूरत है कि इन बातों को उसमें जोड़ना होगा। जो भी अल्टरनेटिव मॉडल जिस लेवल का भी डिस्कशन में आएगा या जो भी हो सके। और एमएसपी की बात है, क्या एमएसपी होनी चाहिए और इसमें से किसको फायदा होता है? बिना शक इसमें से थोड़ा जितने प्रोड्यूस बेचने को जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा फायदा होगा, जिसको कम है कम फायदा होगा। और इसी में से भाईचारे का क्वेश्चन भी आता है कि किस भाईचारे की बात करते हैं कि वो ऑर्गेनाइज हो, उसमें लार्ज फार्मर भी है और उसमें स्मॉल फार्मर भी है। पंजाब का जिक्र करें तो पंजाब में 18 लाख लैंड ओनर फैमिलीज हैं जो एग्रीकल्चर लैंड ओनर हैं, और पंजाब में प्रैक्टिकली खेती 10 लाख फैमिलीज कर रही है। जो ऑपरेशनल एग्रीकल्चर का डाटा जिसको कहा जाता है कि वो 10 लाख फैमिली एग्रीकल्चर कर रही है, 8 लाख ठेके वाले हैं। ठेके वाले का मतलब वो है तो अफसर के पास भी जमीन है वो ठेके पे दे जाता है, और किसी के पास भी जमीन है वो सभी उनके सारा दे देता है। क्वेश्चन वो 10 लाख जो खेती कर रही फैमिली है उनको और इसके अलावा 8 लाख के करीब जो खेत मजदूर उन पे डिपेंडेंट है, उन फैमिली के सामने देखो। अच्छा, भाईचारा भी उनमें बढ़ेगा, उनमें ही बढ़ेगा, क्योंकि जिसको तकलीफ है उसी एंगल से वो आदमी जुड़ेगा। दूसरे को तो जुड़ने की उस लेवल पे बात भी नहीं होती। मुझे लगता है कि जो धनी किसान, बड़े फार्मर, ये वो सारे नॉर्मली मेजॉरिटी शिफ्ट हो चुकी है अर्बन सेंटर में। गांव में रहने वाले गांव में, क्योंकि शिफ्ट होने का मतलब उसका बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ेगा, पढ़ रहा है, उस डिस्पेंसरी से वो इलाज नहीं करवा रहा है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसका कोई इतनी बात नहीं है कि उससे ले जहां से मर्जी खरीद सकता है। इन बातों से उसका सरोकार नहीं रहा, उनका कंसर्न पूछ चुका है। जो आदमी इन इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट है वो भाईचारे की जरूरत है, वो भाईचारे के बिना आगे नहीं बढ़ सकेगा, चल नहीं पाएगा। एक है WTO से वापस कैसे आया जा सकता है। मुझे ये लगता है कि टेक्नोलॉजी ने जितना वर्ल्ड इंटरडिपेंडेंट कर दिया है, अब इसमें जो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स का दौर था वो नहीं बचा। इंडिपेंडेंट कोई नेशन स्टेट सर्वाइव नहीं कर सकती आज के दौर में। और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंट लेवल के अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन। और जो देशभक्ति के कंसेप्ट, देशभक्ति के गाने जो सब चल रहे हैं वो आउटडेटेड फिनोमेना है। देशभक्ति का वो प्रोसेस जो चल रहा था उसके लिए शहीद हो जे वो जे सारा एक, मुझे लगता है कि एक हर्डल उस एंगल की तो है ही। और इंटरनेशनल फोर्सेस को भी डेवलप होना पड़ेगा। WTO हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, जितनी भी चल रही है वो तो उन्होंने अपने एंगल से फ्रेम की हुई एक बता रहा है।
पीपल्स के एंगल से भी एक फ्रेम करने के लिए एक अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन, अल्टरनेटिव अदालत की जरूरत है जो काउंटर कर सके, उनके सामने दिखा सके कि ये कैसे रहा और किस तरीके से चले और किस तरीके से। जैसे WTO की मीटिंग हुई है, पंजाब में से खैर कोई नहीं गया, देश में से 23 ऑर्गेनाइजेशन गई थी केवल, 23 में से भी एग्रीकल्चर को केवल टकैत था, जो राकेश टकैत जहाँ उस एंगल से गया। मुझे नहीं लगा उसने ना आके किसी को भी बताया भी मैंने उसको वहां हमने कुछ किया भी या नहीं किया, क्या किया, इंफॉर्मेशन कोई नहीं। मतलब उनके साथ एंगेज करना पड़ेगा इन बातों को लेकर, सारी चीजों से वापस तो आ जाए जब मर्जी, प्रेशर बनेगा, गवर्नमेंट वापस आ जाए, वापस आके क्या करे, ये अगले अल्टरनेटिव के सवाल है कि जितनी देर अल्टरनेटिव पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नहीं आता तब तक ये वापसी का काम मुझे नहीं लगता कि उस एंगल का कोई होगा उस एंगल से। और बाकी ये बातें हैं कि मजदूर किसान क्रांति के काबिल है, मुझे लगता है माहौल सबसे बड़ी चीज होती है, काबिलियत डेवलप करनी पड़ती है और डेवलप और धीरे धीरे जैसा क्राइसिस बढ़ रहा है, क्राइसिस में से एक जरूर बात है कि हर समय क्रांति ऐसे नहीं होती जितनी देर के लिए लोग तैयार नहीं अपने आप मेंटली फिजिकली चीजों के बारे में नॉलेज। आज की क्रांति और 60-70 साल पहले की क्रांति में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। स्टेट बहुत पावरफुल अलग एंगल की स्टेट है, उसके कितने ही फ्रंटों पे लड़ने की बात पैदा होगी और हजारों फ्रंट ऐसे खुल गए हैं जिन पे करने की बात है। मतलब उन सभी फ्रंटों पे कैसे मीडिया एक इतना बड़ा हथियार है जो किसी को ये भी बताता है आपने खाना किया है, आपने पहनना क्या है, आपने सोचना कैसे है। हमारे बच्चे तो उस एंगल से सोच रहे हैं, उस एंगल से खा रहे हैं, उस एंगल से पहन रहे हैं। तो मूवमेंट के क्योंकि अल्टरनेटिव मीडिया की भी जरूरत पड़ेगी। मीडिया का बहुत बड़ा सेक्शन कारपोरेट मीडिया और वो उसी एंगल से है। गांव की बात मीडिया में नामात्र होगी। आप एक एनालिसिस कर लो टीवी चैनल और अखबारों का, कभी भी किसी भी नौजवान बच्चों को लगा दो, पता चलेगा कि 66% आबादी के लिए 6% की जगह नहीं है और उसकी आवाज कैसे बढ़ेगी, इसके लिए अल्टरनेटिव मीडिया की भी जरूरत पड़ेगी। इतने से काम नहीं चल पाएगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ रह गए हो बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद मेरे से होना बिना देरी तो मैं साथी पूरा बेनती करता कोई 5-7 मिनट ची कुछ मुख्य गल्लां छोड़गे, उस तो बाद अगला सेशन है जो आप शुरू करेंगे। साथियों, सवालों के बारे में तो काफी चर्चा हो गई है। कुछ सवाल बचे हैं जो क्योंकि टाइम की भी प्रॉब्लम है, आगे काफी सारे बर्ताए हैं, उन्हें खोलना है। तो जो इस इशू पर जो हम लोगों ने बोला है, तो जो सवाल है जो ज़्यादा बड़े नहीं है वो आपसी बातचीत में थोड़ा हल हो सकते हैं। मैं जो ज़्यादा जरूरी मुझे लगा इनके बोलने के बाद, क्योंकि कवर ज़्यादा कर दिया मैं सभी हो ही गया, तो मैं जो सवाल पर फोकस करना चाहता हूँ ये है कि हरी क्रांति का किसी को फायदा होगा। इस क्रांति ने अनाज दिया लोगों को, इसके बिना पॉसिबल नहीं था। हमारा ये मानना है कि हरी क्रांति जब शुरू हुआ, ठीक है, मतलब अनाज ज़्यादा बढ़ा, पहले अनाज बहुत कम था, लेकिन हरी क्रांति के बाद काफ़ी पैदावार है, जो अनाज की पैदावार है उसमें काफ़ी वाधा हुआ। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ, ये हरी क्रांति क्यों हुई, इसमें फायदा किसको हुआ। जब हरी क्रांति करने वाले, जिसमें पहले बोला गया था कि इसमें जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म था, बाद में सोवियत इंपीरियलिज्म उनकी सपोर्ट था, जहाँ की रूलिंग क्लासेस थी, इन्होंने मिलकर किया। और जब ये रूलिंग क्लासेस या जो रिएक्शनरी फोर्सेज हैं, लोगों की एनिमी फोर्सेज हैं, जब कोई पॉलिसी लेकर आती है तो उसमें दोनों चीजें होती हैं, उसमें विकास भी होता है और विनाश भी होता है। जब वो विकास करते हैं, विकास जो अपर लेयर्स हैं सोसाइटी की, जो रिच लेयर्स हैं, जो एक्सप्लॉयटर्स हैं, उनके लिए फायदा होता है, उनके लिए विकास होता है। दूसरे जो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ दी पॉपुलेशन है, उनके लिए टेम्परेरी थोड़ा फायदा दिखाई लगने लग सकता है, लेकिन फ्यूचर में, आगे के समय में
उसका ज़्यादा उनको नुकसान ही होता है, क्योंकि उनका जब वो पॉलिसी लेकर आते हैं तो उनका जो मकसद होता है वो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन करना होता है। जैसे उनकी ही थ्योरी ही है, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो इंपीरियलिस्ट लोग हैं, उनकी जो थ्योरी है कि जो बड़ी कंपनी है, जो बड़े सरमाएदार हैं, जो बड़े मोनोपोलिस्ट हैं, उनकी भलाई की जाए, उनको कैपिटल लगाने की छूट दी जाए, उनको फैसिलिटीज दी जाए। जब उनका विकास होगा तो वो ट्रिकल डाउन होकर के नीचे के लेवल तक आएगा, आम लोगों को उसका भी फायदा होगा। तो उनकी जो थ्योरी है कि उनका विकास सभी लोगों को बाद में फायदा देगा। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब उन्होंने कहा था कि जहाँ पर अनाज बहुत बढ़ेगा, लेकिन जहाँ वो अनाज बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पंजाब में उन्होंने पहला जो फसल का जो चक्कर था, वो तरह तरह की फसलें होती थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में वो चावल और गेहूं पर सीमित हो गया। इंडिया में पंजाब में जे किया चावल और गेहूं को के लिए उन्होंने सब्सिडी दी, मशीनरी दी और इस पर जोर लगाया गया, इरिगेशन फैसिलिटी दी गई। और देशों में कुछ और किया गया, ईरान में वाइट रेवोल्यूशन के नाम पर किया गया, और पेरू में जो एक बड़ी उदाहरण है, वहाँ अनाज की जो फसलें थी उनको बर्बाद किया गया। जो उसी समय 60 में जहाँ पर अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा था, चावल को बढ़ावा दिया जा रहा था, गेहूं को बढ़ावा दिया जा रहा था, पेरू में वो अनाज की फसलें बिल्कुल खत्म की जा रही थी। उनकी जो लैंड थी उनको चरागाहों में बदला जा रहा था, वो मीट मार्केट बनाई गई, वहाँ मीट एक्सपोर्ट हुआ, जहाँ चावल और मीट एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन वो उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। फायदा किन लोगों को हुआ? इंपीरियलिस्ट को हुआ, जहाँ के जो मोनोपोलिस्ट है उनको हुआ, जहाँ के ब्यूरोक्रेट है उनको हुआ, जो डाउन के लैंडलॉर्ड लोग थे, जो कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड बन गए, उन्होंने जो कृषि से अपना सेवन की, वो पैसा अलग अलग जगहों पर लगाया, वो ट्रांसपोर्ट में लगाया और बड़े बड़े स्टोरेज में लगाया और पेट्रोल पंप्स में लगाया, वो उनको फायदा हुआ। एक अलग जो पहले सूदखोर थे उनको भी काफी फायदा हुआ, और सूदखोरी एक अलग तरीके की सूदखोरी शुरू हुई, और उन्होंने कृषि के लिए भी छोटा जो मार्जिन किसान है, जहाँ स्मॉल पीजेंट्री है, उनको कर्ज दिया, लेकिन उसका कर्ज जो बैंक का रेट था उसमें काफी ज्यादा था, और वो 24% से लेकर 36% तक उनके लूट की। और इसके अलावा उनको बैठे बिठाए जो कमीशन एजेंट बन गए और खरीद और बेचने के काम में लगे, और बैठे बिठाए कुछ भी करने की उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको कमीशन मिलने लगा। पहले 1.5% था, 1.5% था, और उसको खत्म करने की बजाय उसको और बढ़ाया गया, और ये कमीशन एजेंट्स की लॉबी इतनी स्ट्रांग हो गई, उन्होंने सरकारों पर प्रेशर डाला कि 2% कर दिया, बाद में 2.5% कर दिया। ये उनका कमीशन बैठे बैठे बढ़ता गया, और ये कमीशन एजेंट उनका जो मक्खन जाल है, जो उसका पूरा नेट है, तो उनके नेट में जैसे मकड़ी फंसाती है अपने शिकार को, उन्होंने गरीब किसानों को, पूरे पीजेंट्स को बुरी तरह फंसाया, और बड़े पैमाने पर जो आत्महत्या का कारण ये सूदखोरी बना, क्योंकि उनके जो कर्ज था वो लौटाने की हालत में नहीं था, वो कोर्ट में जाता था और वहां से ऑर्डर ले लेता था कि गरीब किसान की जो जमीन है उसका ऑक्शन किया जाएगा, तो जमीन बिकने पर, उसकी जमीन खत्म होने पर उसका कोई रोजगार का कोई बचता नहीं है, इसलिए सुसाइड का ज्यादा उससे हुआ। और उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। अब नए दौर में नई बात करने जा रहे हैं, अब उसी ग्रीन रेवोल्यूशन को वो खत्म करने जा रहे हैं। जैसे साथी रघुवीर सिंह ने बताया, जो स्वामीनाथन कमीशन है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का तो मतलब सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने वाले लोगों से था, सबका उसका पैरोकार था, लेकिन आज वो बोल रहा है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आज प्रॉब्लम क्या आ रही है?
अलग अलग सरकारों को, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज के लोग जो है वो चाहते हैं कि बीटी जो फसलें हैं, जहाँ जीएम क्रॉप्स हैं वो उगाई जाए और लोगों को उस उधर लेकर जाया जाए, और जहाँ का जो अनाज पर निर्भरता है पहले की चली आ रही है वो अनाज जहाँ का खत्म किया जाए, और जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसका अनाज पर कंट्रोल है। यूएसए की कंपनी है और बड़े देशों की कंपनी है, वो थोड़ा पैसा लगाकर थोड़ा वहाँ ज्यादा मुनाफा कमाती है। एक मजदूर को लगा करके 500 एकड़ का वो फार्म चलाती है, तो उनका जो अनाज है वो काफी सस्ता पड़ रहा है, और जहाँ का अनाज जो है वो महंगा पड़ रहा है। जो इसका जो अनाज चावल गेहूं का साइकिल पहले चला रहा था, वो इसको बिल्कुल स्मैश करके वो गेहूं और चावल का भी जो मल्टीनेशनल कंपनी पर निर्भर करना रही है। और मोंसेंटो, कारगिल वगैरह कंपनी जो है वो जो किसानों का बीज था, एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी था, वो इस ढंग से उन्होंने बना लिया, तो उस पर भी कब्जा कर लिया। कंपनियों के बिना कोई अपने आप कोई भी किसान बीज नहीं उगा सकता, और जो जीएम क्रॉप्स पर वो जोर दे रहा है उसका एनवायरनमेंट पर और भी ज्यादा खराब होगा। आज वो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में कहा इसका फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं हुआ, बर्बाद हो गया, एनवायरनमेंट बर्बाद हो गया, किसानों ने सुसाइड किया। आज वो कह रहे हैं जे नई क्रॉप्स लगाएंगे, बीटी कॉटन लगाएंगे या दूसरा बीटी बैंगन लगाएंगे, या बीटी सरसों लगाने की भी बात कर रहे हैं, जीएम सरसों की बात कर रहे हैं, और हमारा साग जो सब्जियां हैं वो भी छीनने जा रहे हैं और वो भी उनके हाथ में देने जा रहे हैं। ये लोगों का दुश्मन एक सिस्टम है, इसके खिलाफ लड़ना एक जरूरत बनती है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। जैसे एक साथी ने बोला कि जब हम इंफ्लेशन के खिलाफ एक लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि सब्सिडी दी जाए, ये एक क्लास कोलैबोरेशन बात है। हम कहते हैं इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, हम जो सब्सिडी वो तो खत्म ही करने जा रहे हैं, वो एनिमी क्लासेज है वो खत्म कर करके सब्सिडी दूसरों को दे रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों को दे रहे हैं, भले उसको सब्सिडी का नाम नहीं देते और तरह के इंसेंटिव का नाम देते हैं, लेकिन उनको देते हैं, उनका टैक्स माफ करते हैं, हमारा कर्जा माफ नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो पूर पीपल है उनको बचाने का स्ट्रगल जो है हमारी एक जरूरत बनती है। तो एक साथी ने कहा कि इससे कृषि बच पाएगी, वो तो खत्म करने जा रहे हैं, आप कैसे उसको बचा सकते हैं। हम कहते हैं जो उनकी एक कंस्पिरेसी है इसको खत्म करने की, किसानी को उजाड़ने की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही है कि बड़े पैमाने पर किसानों को जमीन से अलग किया जाए और मल्टीनेशनल कंपनी को वो दिया जाए, बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वो बनाए जाए, उनकी जो वो पॉलिसी है वो इनको क्रश करना चाहते हैं। और हम समझते हैं क्योंकि ये सिस्टम बहुत क्रिमिनल है, इसके खिलाफ लोगों को लड़ने की जरूरत है। किसानों और मजदूरों को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ऐसा नहीं भी किया जा सकता, कर रहे हैं। और अगर बड़े पैमाने पर कर देंगे तो जो लोगों का एनिमी है उनको हटा देंगे, अगर वो नहीं हटेगा फिर भी जो बचने का साधन है सिस्टम में भी बचने का है, तो उस पर प्रेशर डालने से बच सकते हैं। ऐसा नहीं भी बिल्कुल इस सिस्टम में हम जी नहीं सकते, और उनकी भी कुछ समय मजबूरियां बन जाती है। जब लोगों का मूवमेंट खड़ा होता है तो सभी कुछ गवाने की बजाय वो कुछ दे देंगे कि हमारा पूरा सिस्टम ना खत्म हो जाए, थोड़ा इनको कंसेशन दे दो, थोड़ी फैसिलिटी दे दो, ताकि सिस्टम की जो आयु है, उम्र है इसकी, वो उसको लंबा किया जा सके। तो इसलिए हम लोगों को उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। हमारी लॉन्ग टर्म यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कलेक्टिव फार्मिंग लोगों को साथ लेकर उसको बनाना है। ये नहीं बनाएंगे, लोगों को फैसिलिटी नहीं देंगे, जब फैसिलिटी देंगे तो बच पाएंगे, जब नहीं देंगे तो इनको बदला जाए, हटाया जाए, अप्रूव किया जाए, और फिर हमारे यहाँ जो नई सरकार आएगी, लोगों का राज आएगा, वो लोगों को ऐसी फैसिलिटी देगा, कलेक्टिव फार्म बनाएगा,
लोगों की कमेटी ऑर्गेनाइज करेंगी, मजदूरों को वो रोजगार देगा। तो इस हिसाब से हम लोगों को एक ऐसा मूवमेंट अपनाना चाहिए और बाद में हम लोग उसी हिसाब से हम सभी लोग इकट्ठे भी हुए हैं कि हम ऑल इंडिया लेवल पर ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाए ताकि हम जो पुअर लोग हैं जिनको साथ लेकर के हमने सिस्टम को बदलना है, वो ही हमारे साथी है। जहाँ की मजदूर जमात है, जहाँ का पुअर पीजेंट्री है, जहाँ के और जो टॉयलेट पीपल है वो हमारे संगी साथी हैं। उनका दम घुट रहा है सिस्टम में, वो ही हमारे साथ आएंगे। उनको लेकर के हम इस सिस्टम को बदलना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी मुख्तार भुल्लर जिन्होंने गल समेटन की और सटीक जवाब देने की कोशिश की थी। बावजूद दोनों साथियों वालों आई एक्सप्लेनेशन तो बावजूद इसके कि दोनों साथियों ने आए प्रश्नों को हल करने का यत्न किया है, इसके बावजूद भी कुछ साथियों के जवाब आने रह सकते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिन साथियों के जवाब नहीं आए वो आपसी बातचीत में हम हल कर लेंगे। क्योंकि कई प्रश्न ज़्यादा लंबी डिस्कशन की मांग करते हैं और समय की पाबंदी के चलते मैं इस बात का क्षमा चाहूँगा कि अभी भी एक दो साथी चाहते थे बोलना या अपना प्रश्न उठाना चाहते थे, वो मुझे माफ़ करेंगे। हम लोग बाद में रात को बैठ करके इन बातों पर डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। धन्यवाद। साहब से चाह था कि मैं 4:30 हाँ, तो मैं साथी हमीर और साथी मुख्तार भुल्लर को धन्यवाद दूं और अगला सेशन शुरू करने का मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं। आप दोनों साथियों के लिए ताली लगा दें। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज गूंजनी चाहिए।